चले, हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर कंटिन्यूअस वेरिएबल्स हमने पढ़ लिया था, हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के अंदर हमने दो बातें कवर की थी। नंबर वन, या तो पॉपुलेशन हमारी क्या हो, नॉर्मल हो, या फिर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अननोन हो और सैंपल क्या हो, लार्ज हो, लार्ज सैंपल हो। ये दो बातें कवर की। लेकिन याद रखें, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अननोन हो या नॉट नॉर्मल हो और सैंपल लार्ज हो तो सीएलटी लगता है, और जो है वो तमाम कॉन्सेप्ट जो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के लिए सीखे वो अप्लाई हो जाता है। लेकिन याद रखें, ये इस अननोन डिस्ट्रीब्यूशन में बाइनोमियल और पॉइजन शामिल नहीं है, क्योंकि जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स की टेस्टिंग में आप सिखाने जा रहा हूं उसके अंदर बाइनोमियल की और पॉइजन की मैं आपको अब सिखाऊं। तो इसमें डिस्क्रीट वेरिएबल्स जो पॉइजन और बाइनोमियल है वो इस अननोन डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल नहीं है। अननोन है, देखिए अननोन है तो फिर मुझे पता ही नहीं है ना। लेकिन अगर मुझे बाइनोमियल पता चल गया या पॉइजन पता चल गया तो जो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे ना वो अप्लाई नहीं होंगे। फिर अब जो हम सीखने जा रहे हैं ना डिस्क्रीट के कॉन्सेप्ट वो अप्लाई होंगे। तो सबसे पहले डिस्क्रीट में पहला केस है टेस्टिंग ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर दूसरा केस है टेस्टिंग ऑफ पॉपुलेशन मीन फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सही है क्योंकि पॉइजन में तो पॉपुलेशन मीन ही होता है ना, लेकिन पॉइजन क्योंकि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है तो कॉन्सेप्ट उसमें डिस्क्रीट वाले लगे। तो ये बात मैंने क्लियर कर दी कि जो हमने पहले सीखा था वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है या लार्ज सैंपल्स फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशंस अदर देन बाइनोमियल एंड पॉइजन। अच्छा, सबसे पहले टेस्टिंग ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेप नंबर 1 क्या होता था, डिफाइन द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। यहां भी वही है, लेकिन बस फर्क क्या है कि वहां जब नल और अल्टरनेटिव बयान करते थे ना तो पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू म्यू नॉट लिखते थे। अब यहां क्या होगा, टेस्टिंग ऑफ पॉपुलेशन मीन तो कर नहीं रहे, टेस्टिंग ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कर रहे हैं। लिहाजा हम यहां लिखेंगे नल हाइपोथेसिस में लिखेंगे पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू पी नॉट, जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन दिया हुआ होगा। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन किया है ना हमने, प्रोपोर्शन का तो हमें पता है। तो यहाँ जो है वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन मौजूद होगा, वो हमारा नल हाइपोथेसिस होगा। और ऑल्टरनेट क्या होगा, या तो प्रोपोर्शन लेस देन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, या ग्रेटर देन है, या नॉट इक्वल्स टू है। वन टेल फॉर इंक्रीज, वन टेल फॉर डिक्रीज, वन टेल फॉर इंक्रीज एंड टू। इसमें नल हाइपोथेसिस बयान उसी तरह होगा, ऑल्टरनेट उसी तरह बयान होगा, बस वहां पॉपुलेशन की टर्म्स में काम होता था, यहाँ पर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की टर्म्स में काम होगा। तो ये चेंज हो गया। दूसरा क्या है, डिसाइड ऑन नॉमिनल सिग्निफिकेंस लेवल। और मैंने आपको बताया सिग्निफिकेंस लेवल तो भाई एग्जामिनर देता है। सर यहां मैंने एक लफ्ज ऐड किया, नॉमिनल सिग्निफिकेंस लेवल। जो सिग्निफिकेंस लेवल सवाल में दिया हुआ होता है ना उसे नॉमिनल सिग्निफिकेंस लेवल कहते हैं। सवाल नॉमिनल सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है, द नॉमिनल सिग्निफिकेंस लेवल इज द सिग्निफिकेंस लेवल अ टेस्ट इज डिजाइन टू अचीव। मतलब हम सोचते हैं कि इतना सिग्निफिकेंस लेवल अचीव हो जाए, बट फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल द नॉमिनल सिग्निफिकेंस लेवल कांट बी डिसाइड। डिस्क्रीट वैल्यूज तो हो नहीं सकती, खाली होल नंबर वैल्यूज होती हैं, तो ये एग्जैक्टली अचीव हो नहीं सकता। तो जो अचीव हो पाता है ना उसको एक्चुअल सिग्निफिकेंस लेवल कहते हैं। तो यहाँ डिस्क्रीट में सबसे बड़ा चेंज ये है कि यहाँ दो किस्म के सिग्निफिकेंस लेवल होंगे, एक होगा नॉमिनल जो स्पेसिफाइड होगा, और एक होगा एक्चुअल जो नॉमिनल से के बराबर हो सकता है या उससे कम। 99% केस में कम ही होता है, ज्यादा नहीं हो सकता। इतना सिग्निफिकेंस लेवल हमने सेट किया। अब डिस्क्रीट वेरिएबल्स का जब डिस्क्रीट वेरिएबल्स की जब बात करेंगे तो या तो उतना सिग्निफिकेंट लेवल अचीव होगा या उससे कम, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब ये जो बात है आपको थोड़ी देर में इंशाल्लाह मजीद समझ आएगी। मैं इस पे बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने वाला हूँ क्योंकि यही मेन एस्पेक्ट है जो डिफरेंट है डिस्क्रीट का। तो भारत सिग्निफिकेंस लेवल जो गिवन एग्जामिनर होगा उसको हमने देख लिया। फिर जो हमने नॉर्मल के कंटिन्यूअस की टेस्टिंग में 3 मेथड सीखे थे, उसमें जो मेथड नंबर 3 है, मेथड नंबर 3 जो हमने वहां सीखा था वही वाला मेथड आपको हमेशा डिस्क्रीट में इस्तेमाल करना है। और वो मेथड क्या है आइए देखते हैं।
कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स, वहां था कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, यही बात थी, लेकिन यहाँ पर रैंडम वेरिएबल जो है वो एक्स है, तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स टेक्स द ऑब्जर्व और अ मोर एक्सट्रीम वैल्यू assuming that h0 is true, इस बात को मैं थोड़ा emphasize करता हूं, पहले से पढ़ लें, and compare this probability with the specified / nominal significance level. वहां क्या करते थे, ये करते थे ना तीसरे मेथड में, सैंपल मीन दिया होता था, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स सैंपल मीन निकाला, उससे सैंपल मीन से टेस्ट स्टैटिस्टिक्स z निकाला और टेस्ट स्टैटिस्टिक्स z से प्रोबेबिलिटी निकाली और उस प्रोबेबिलिटी को सिग्निफिकेंस लेवल से कंपेयर कर ली। अगर वो सिग्निफिकेंस लेवल से कम था तो नल हाइपोथेसिस क्या हो गया, रिजेक्ट। लेकिन टू टेल टेस्ट के लिए हाफ ऑफ द सिग्निफिकेंस लेवल से कंपेयर करते, तो ये डिफरेंस था। तो यहां मेथड ही ये फॉलो करना है, क्या करना है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द ऑब्जर्व्ड और अ मोर एक्सट्रीम वैल्यू assuming that h0 is true। क्या मतलब assuming that h0 is true? भाई जब आप x टेक्स द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जैसे लेट्स सपोज मैं आपको मिसाल देता हूं, आगे मिसाल आ भी रही है कि मैंने सैंपल लिया 10 लोगों का और ऑब्जर्व वैल्यू आ गई 9। सैंपल लेट्स सपोज मैंने लिया 10 लोगों का और मैं कोई वन टेल टेस्ट फॉर इंक्रीज टेस्ट चेक करना चाह रहा हूं, तो मैंने 10 लोगों का सैंपल लिया, उनसे पूछा मैंने, जैसे हम कोई मिसाल ले लेते ना, आगे मिसाल है वैसे, बिफोर अटेंडिंग अ बास्केटबॉल कोर्स अ प्लेयर फाउंड दैट 60% ऑफ हिज शॉट्स मेड अ स्कोर। आफ्टर अटेंडिंग द कोर्स द प्लेयर क्लेम्ड दैट ही हैड इंप्रूव्ड। तो अगर आप नल और ऑल्टरनेटिव सेट करते हो तो क्या सेट करोगे, P is equals to 0.6 और ऑल्टरनेटिव हो जाएगा P is greater than 0.6। ये तो क्लियर है। In his next game he tried 12 shots and कितने लिए, सैंपल साइज कितना लिया 12 and scored in 10 of them। अब टेस्ट करना चाह रहे हैं कि क्या वाकई इंप्रूव हुआ, तो स्कोर कितने में हुआ 10। तो उसूल क्या कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यू और अ मोर एक्सट्रीम वैल्यू। तो ऑब्जर्व वैल्यू और मोर एक्सट्रीम वैल्यू इन केस ऑफ वन टेल टेस्ट फॉर इंक्रीज क्या होती है पता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑब्जर्व वैल्यू, जिस पे मैं यहां बात कर रहा था। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द ऑब्जर्व्ड और मोर एक्सट्रीम वैल्यू एंड कंपेयर दिस प्रोबेबिलिटी विद द नॉमिनल सिग्निफिकेंस लेवल। अब फॉर अ वन टेल टेस्ट इफ द प्रोबेबिलिटी इज लेस देन नॉमिनल सिग्निफिकेंस लेवल, null hypothesis is rejected, the result is said to be significant at the given significance level। अच्छा अब सुनिए, वन टेल टेस्ट फॉर इंक्रीज होगा ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ऑब्जर्व वैल्यू, ये बात मैंने बताई है पहले कंटीन्यूअस में बताई। और वन टेल टेस्ट फॉर डिक्रीज होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू ऑब्जर्व वैल्यू नहीं। और अगर टू टेल टेस्ट होगा तो इफ द प्रोबेबिलिटी इज लेस देन हाफ ऑफ द नॉमिनल सिग्निफिकेंस लेवल देन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। अच्छा नोट, अब यहाँ एक चेंज, वहां तो मीन की वैल्यू पता होती थी ना, और जो ऑब्जर्व वैल्यू आती थी पॉपुलेशन मीन से कम होती थी, लोअर एंड पे होती थी, तो हम लेस देन इक्वल टू कर देते थे, और अपर एंड पे होती थी तो ग्रेटर देन इक्वल टू कर लेते थे। अब यहाँ तो मुझे मीन पता नहीं है, तो यहाँ पहला नोट क्या कहता है, कहता है कि जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो लोअर एंड पर है या अपर एंड पर है। टू टेल टेस्ट में जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो अगर वो मीन के अपर एंड पे होगी ना, तो उस वैल्यू की और ग्रेटर देन इक्वल टू की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और अगर लोअर एंड पे होगी तो लेसर देन की निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा एक्सपेक्टेशन, मीन। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, तो फर्स्ट फाइंड द मीन स्लैश एक्सपेक्टेशन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बायनोमियल का, एनपी, एंड देन अकॉर्डिंगली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑब्जर्व्ड और मोर एक्सट्रीम वैल्यू। तो याद रखें, ऑब्जर्व्ड और मोर एक्सट्रीम से मुराद क्या है, ऑब्जर्व्ड या उससे ज्यादा, ऑब्जर्व्ड या उससे कम। मोर एक्सट्रीम कैन बी अ अपर एंड और इट कैन बी अ लोअर एंड एज वेल। तो अब ये कैसे पता चले, तो वन टेल टेस्ट फॉर इंक्रीज में ऑब्जर्व वैल्यू और ग्रेटर देन, ऑब्जर्व या उससे कम। लेकिन जब टू टेल टेस्ट है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन, ताकि पता चले कि जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो एक्सपेक्टेशन से कम है या एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। अगर एक्सपेक्टेशन से कम है तो ऑब्जर्व वैल्यू या उससे, अगर एक्सपेक्टेशन से कम है ऑब्जर्व वैल्यू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू ऑब्जर्व वैल्यू निकालेंगे। और अगर ऑब्जर्व वैल्यू मीन जो निकाला था एक्सपेक्टेशन उससे ज्यादा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ऑब्जर्व वैल्यू निकालेंगे। लेकिन कंपेयर हमेशा किससे करेंगे, हाफ ऑफ द सिग्निफिकेंस लेवल से कंपेयर करेंगे। टू टेल टेस्ट में हमेशा हाफ ऑफ द सिग्निफिकेंस लेवल से कंपेयर करते हैं। बात समझ आ रही है?
तो ये हमने समरी बना ली कि अगर इंक्रीज है तो ऑब्जर्व वैल्यू या उससे ग्रेटर, डिक्रीज है तो ऑब्जर्व वैल्यू या उससे कम। और टू टेल टेस्ट में पहले मीन निकलेगा और उसके बाद देखेंगे अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे, या हाफ से कंपेयर करते हैं और या फुल सिग्निफिकेंस लेवल से कंपेयर करते हैं। चलिए अब इस बात को यहाँ अप्लाई करते हैं। बिफोर अटेंडिंग हम बास्केट यहाँ तक पढ़ लिया था, नल हाइपोथेसिस ऑलरेडी बयान कर दिया, सैंपल साइज कितना है 12, स्कोर्ड इन 10 ऑफ देम। अब ये तो है ही वन टेल टेस्ट फॉर इंक्रीज, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऑब्जर्व वैल्यू या उससे ग्रेटर वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो अब निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। ऑब्जर्व वैल्यू कितनी आई, मैं लिख रहा हूं, ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है 10 है, लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑब्जर्व वैल्यू हो गया। अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कैसे, बाइनोमियल से। अच्छा बाइनोमियल से जब निकालेंगे तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होंगे x इक्वल्स टू 10, 11 और 12 की। अब इनकी जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो सैंपल प्रोपोर्शन p क्या इस्तेमाल करेंगे, p और q क्या इस्तेमाल करेंगे, उसको बयान करने के लिए यहाँ लिखा हुआ था कि जब आप ऑब्जर्व वैल्यू की प्रोबेबिलिटी निकालना तो उस वक्त आपकी assumption क्या होगी कि h0 2 है, h0 को आप 2 मानेंगे तभी तो आप उस सैंपल प्रोपोर्शन को इस्तेमाल करना चाहेंगे ना। मुझे कोई बता दे भाई ये सही नहीं है, तो बोलोगे भाई ये सैंपल प्रोपोर्शन सही नहीं है, मैं इसको क्यों इस्तेमाल करूं। तो बताने के लिए कि कैलकुलेशन होगी किसको अज्यूम करके, नल को सही मानते हुए कैलकुलेशन होगी, मतलब जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन नल बयान कर रहा है उसी को कैलकुलेशन के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा, इसलिए लाइन लिखी हुई थी अज्यूमिंग दैट S0 इज ट्रू। तो अब यहां जब मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूं तो अब मैं जी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस उसी को माने एग्जैक्टली। तो 12 C10 P पावर 10, P क्या था 0.6, 0.6 पावर 10 एंड 0.4 पावर, ये अजम्पशन थी ना, अजम्पशन की बुनियाद पर मैंने P इस्तेमाल किया, प्लस 12। अब आप प्रोडक्ट उठा के जरा निकाल लें, 12 C11, 0.6 पावर 11 एंड 0.4 पावर 1। मैं लिखने का काम करता हूँ, आप कैलकुलेशन का काम करें जल्दी से, शाबाश। 12 C12, 0.6 पावर 12 एंड 0.4 पावर 0। जो लिखने की जरूरत नहीं है बेसिकली, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये लिखते। क्या आंसर आ रहे हैं 0.0638, ये आ रहा है। तो 0.0638 जो है अगर मैं परसेंटेज में देखूं तो कितना परसेंट है, तुम पहले क्या बता रहे थे, सबका ऐड करके बताओ ना। पूरा निकाल लिया चारों का, तीनों का 0.08344, कितने परसेंट हो गया ये 8.344%। क्या ये सिग्निफिकेंस लेवल से कम है, जब सिग्निफिकेंस लेवल से कम हो तो रिजेक्ट करते हैं एक्सेप्ट करते हैं। ग्राफ देखो, ग्राफ कंटिन्यूअस का बनता है या ग्राफ नहीं बनता, इसलिए वहां तीसरा मेथड सिखाया इसलिए था ताकि उस तीसरे मेथड को ध्यान में रखते हुए यहाँ कॉन्सेप्ट बने कि सिग्निफिकेंस लेवल 10% अगर है तो उसके उसके अंदर ही लाई कर रहा होगा, तभी जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो उससे कम आ रही है। अगर सिग्निफिकेंस लेवल से कम है तो नल सिग्निफिकेंस लेवल से कम है तो एक्सेप्ट, और टू टेल टेस्ट में हाफ ऑफ द सिग्निफिकेंस लेवल से कम है तो रिजेक्ट, उससे ज्यादा है ये तो याद ही करना पड़ेगा ना। तो ये हो जाएगा लेस देन 10%, सिग्निफिकेंस लेवल से कम है ना, इसका मतलब यहाँ पर आ गया H0 इज रिजेक्टेड। अच्छा क्या ये फाइनल कंक्लूजन है, नहीं, कंक्लूजन तो अभी लिखना पड़ेगा हमें। क्या कंक्लूजन लिखेंगे बेटा बताएं, पहले सवाल पढ़ लें एक दफा। क्लियर क्लेम दैट ही हैड इम्प्रूव्ड, हाँ बताओ, नॉट जस्टिफाइड, इज जस्टिफाइड, नल हाइपोथेसिस, नल रिजेक्ट एक्सेप्ट हो गया, ये रिजेक्ट खत्म। तो जो बचा वो क्या कहता है कि असल परफॉर्मेंस उसकी 0.6 से ज्यादा हो गई है, तो वाकई उसने इंप्रूव किया है। देयर इज सफिशिएंट एविडेंस टू कंक्लूड दैट द प्लेयर हैज इंप्रूव्ड।
Yes, there is evidence to accept the claim. तो यहाँ मैं रीजन देने जा रहा हूँ. बाकी सारे 4 नंबर. इस केस में 5 नंबर का सवाल है ना. नंबर देगा एक, अगर तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, डिपेंड करता है. कभी अगर तो एक्यूरेसी का मार्क है वो कि भाई यही होना चाहिए तो नहीं मिलेगा. अगर वो फॉलो थ्रू का मार्क है कि बच्चे ने जो भी कंक्लूजन ड्राइव किया, जो भी बच्चे ने ऊपर वर्किंग की उसके हिसाब से सही कंक्लूजन दिया है तो मार्क मिलेगा. तो एमएस में वेरी करती है. सफिशिएंट एविडेंस टू एक्सेप्ट द प्लेयर्स क्लेम. और ये मैं मजीद समझाने के लिए लिख रहा हूं कि प्लेयर हैज एक्चुअली इम्प्रूव. कंक्लूजन तो ये भी है ना हमारा, जिसका दावा था वो मैं इम्प्रूव किया है, और मेरा भी कंक्लूजन यही है, हाँ भाई इम्प्रूव है, क्योंकि नल रिजेक्ट हो गया, जो पास था वो नहीं है, अब बेहतरी आई है. ऐसे आपको सवाल भरपूर नजर आएंगे. अब कितना आसान है ये, भरपूर टॉपिकल भरे होंगे इस तरह के सवाल. क्या कह रहे हो बस? ग्रेटर देन इक्वल टू. बेटा ये समझा देता हूं. ये मैंने ये बताया कि जब मैंने सैंपल लिया 12 शॉट्स का, भाई मैं उसको कह रहा हूं प्लेयर की मैं परफॉर्मेंस चेक करना चाहता हूं कि क्या वाकई वो सही कह रहा है या नहीं कह रहा. मैं इसको कहूंगा पर्टिकुलर नंबर ऑफ शॉट्स तुम ट्राई करके मेरे सामने दिखाओ. तो मैंने उससे 12 शॉट्स का सैंपल लिया, मैंने 12 शॉट्स देखे उसको अपने सामने, और 12 में 10 दफा उसने स्कोर कर लिया. अब क्या 10 वाला फिगर इतना हाई फिगर है कि मैं ये मानूं कि वाकई उसने इंप्रूव किया है? तो ये सिग्निफिकेंट लेवल के हिसाब से टेस्ट करना चाहता हूं. तो ये जो 10 होता है ना, जितनी दफा सक्सेसेस आती है, नंबर ऑफ सक्सेसेस इन फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स, जो नंबर ऑफ सक्सेसेस होती है ना, जो एक्चुअल नंबर ऑफ सक्सेसेस आती है, वो नंबर ऑफ सक्सेसेस जो है वो ऑब्जर्व वैल्यू कह रहा हूं उसको मैं. अब अगर वन टिल टेस्ट फॉर इंक्रीज है ना, तो ये ऑब्जर्व वैल्यू या उससे ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी और उसको सिग्निफिकेंस लेवल से कंपेयर करना होगा. वन टिल टेस्ट फॉर डिक्रीज का होता ना, तो यकीनन ये ऑब्जर्व वैल्यू जो है, कोई लेट सपोज जो प्लेयर है ना, उसका दोस्त कह रहा है यार अब ये इतनी मेहनत नहीं कर रहा, पहले तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा होती थी, अब इसकी परफॉर्मेंस, उसका दोस्त दावा कर रहा है कि दिस प्लेयर, द परफॉर्मेंस ऑफ दिस प्लेयर हैज डेटीरियोरेटेड. खुद तो वो नहीं कहेगा ना कि मेरी परफॉर्मेंस खराब हो गई, उसका दोस्त कहेगा कि इसकी परफॉर्मेंस अब वैसी नहीं है क्योंकि ये ध्यान नहीं देता अब खेल में, पढ़ाई में ज्यादा घुस गया है, खेल पे ध्यान नहीं है इसका. तो इसका मतलब ये होगा कि वो वन टेस्ट वो डिक्रीज हो जाएगा, तो पी लेस देन 0.6 आ जाएगा. फिर ऑब्जर्व वैल्यू क्या होगी? यकीनन कम लोअर एंड पे होगी. अगर लोअर एंड पे नहीं है, अपर एंड पर है, तो फिर वो रिजेक्ट नहीं होगी. इसका मतलब दोस्त का दावा गलत है. हाँ पढ़ाई को ध्यान ज्यादा दे रहा है लेकिन चीता है भाई, फुटबॉलर है बेहतरीन, अभी तक उसकी परफॉर्मेंस वैसी है, डेटेरियोरेट नहीं हुई. तो फिर उस केस में ऑब्जर्व वैल्यू अगर लोअर एंड पर है या जिस एंड पर भी है, वो वैल्यू या उससे लोअर देन वैल्यूज निकालेंगे. तो वन टिल टेस्ट फॉर डिक्रीज में ऑब्जर्व वैल्यू या उससे लेसर देन. वन टिल टेस्ट फॉर इंक्रीज में ऑब्जर्व वैल्यू या उससे ग्रेटर देन. और टू टिल टेस्ट में पहले क्या निकालते हैं? मीन. फिर जो ऑब्जर्व वैल्यू आ रही है वो क्योंकि चेंज की बात हो रही है, ऑब्जर्व वैल्यू कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है. तो ऑब्जर्व वैल्यू अगर मीन से कम है तो लोअर एंड वाली निकाल लेंगे, और मीन से ज्यादा है तो अपर एंड वाली निकाल लेंगे. और कंपेयर किसे करेंगे? हाफ ऑफ द सिग्निफिकेंस लेवल्स. मेरे ख्याल से बात समझ आ रही है. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है. एग्जैक्टली ये बिल्कुल, ये तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाला टॉपिक है पूरा. हाइपोथेसिस, हाँ बिल्कुल काम आएगा. हाँ अगर डिग्रीज का होता है लेकिन फिर ऑब्जर्व वैल्यू इतनी हाई नहीं होती ना, लेकिन निकालते लेस देन इक्वल टू 10 ही, क्योंकि वन टेल फॉर टेस्ट फॉर डिक्रीज है और वो आंसर बहुत बड़ा आता फिर सिग्निफिकेंस लेवल से, यकीनन बड़ा आता. तो वो क्लियर कट था कि वो नल हाइपोथेसिस को हम जो है रिजेक्ट कर, नहीं नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करते, तो फिर वो दावा गलत हो जाता. लेकिन वन टेल टेस्ट फॉर डिक्रीज में वाजे तौर पे लेस देन इक्वल टू ही करेंगे, इंक्रीज में ग्रेटर देन इक्वल टू ही करेंगे. टू टेल टेस्ट में डिसीजन हमें करना होता.
क्योंकि उसमें दोनों एंड्स हो सकते हैं। अब बात क्लियर है? देखते हैं इंशाल्लाह। टू टेल टेस्ट का एग्जांपल मैं कराऊंगा, ये शायद आगे मिले, मैं कुछ और भी समझाना चाहता हूँ, रुक जाए। For a two-tailed test, if the probability is less than half of the, ये हो गई बात, यहाँ भी हो गई, ये सब बात हो गई। और state the conclusion in words, तो हम पहले से काम करते आए, हमने सीख लिया। अच्छा, अब मैं कुछ और मजीद बताना चाहता हूँ। टेस्टिंग ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन फॉर लार्ज सैंपल्स। अब आपको मैंने बताया था कि कंटिन्यूअस की जो टेस्टिंग सिखाई थी उसमें लार्ज सैंपल जब होता था तो सीएलटी लगने की वजह से नॉर्मल और जो कंटिन्यूअस के सारे मेथड होते थे वो लगते थे। अब अगर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है और बायनोमियल का सैंपल लार्ज है तो क्या करना है? बायनोमियल है और बायनोमियल का सैंपल लार्ज है। अब सोचो ना, 100 का सैंपल है, ऑब्जर्व वैल्यू आ रही है 60, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, गए हम तो कैसे निकालें? तो फिर किसकी मदद लेंगे? बायनोमियल जाएगा, नॉर्मल भाई मदद कर दो। तो वही नॉर्मल भाई क्यों कब मदद करेगा? कहेगा भाई इक्वल एंड की दोनों क्या होने चाहिए? ग्रेटर देन 5 होने चाहिए। अगर है तो हाँ, सैंपल इतना लार्ज है कि नॉर्मल उसको एस्टिमेट करने को तैयार है। बायनोमियल के पेरीमीटर्स थे n, p, नॉर्मल कहने लगा मेरे पेरीमीटर्स मुझे दे दो। नॉर्मल के पेरीमीटर्स क्या है? मीन और वेरिएंस। बायनोमियल का मीन क्या होता है? एनपी, और वेरिएंस क्या होता है? एनपीक्यू। वो नॉर्मल को दे दिए। ये काम तो पहले भी करते रहे। तो बायनोमियल से नॉर्मल के पेरीमीटर्स आ गए, तमाम काम वही करना है। मतलब अगर ऑब्जर्व वैल्यू, लेट सपोज मैं मिसाल देता हूं, यहाँ n 100 है और ऑब्जर्व वैल्यू कितनी आ रही है? 60, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 निकालोगे और उसी तरह कंपेयर करोगे। बस सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बायनोमियल का जो 12c 10 जैसे ऊपर किया था, 12c 11 12c 12 12c 10, वो नहीं कर सकते ना। तो खाली मदद लेंगे नॉर्मल से, और मदद करेगा नॉर्मल, और उस मदद से क्या निकाल लेंगे? प्रोबेबिलिटी। उस प्रोबेबिलिटी को सिग्निफिकेंस लेवल से कंपेयर कर लेंगे। मेथोडोलॉजी वही है, सारे कॉन्सेप्ट्स वही है, बस बायनोमियल अपना आंसर खुद नहीं निकाल पा रहा तो नॉर्मल को बोल रहा है मेरी मदद करो ताकि मैं टेस्टिंग कर सकूं। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 60 जब करना था, और जब बायनोमियल नॉर्मल के पास जाएगा तो नॉर्मल तो कंटिन्यूटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कंटिन्यूटी करेक्शन जो है वो लगेगा। तो कैसे लगेगा कंटिन्यूटी करेक्शन? ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होता है, z में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा? z इज ग्रेटर देन इक्वल टू में ऐड होता है, तो ग्रेटर देन में ऐड होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या हो जाएगा? लेस, तो 59.5 हो जाएगा, माइनस np अपॉन अंडर रूट ऑफ npq। अब मैं एक बात यहाँ बताने जा रहा हूँ, z की वैल्यू निकलेगी और प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी सिग्निफिकेंस लेवल से कंपेयर हो जाएगी। वन टेल टेस्ट से तो पूरे से, टू टेल टेस्ट से तो हाफ से। कोई चेंज है? वैसा ही है, सारे कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ लार्ज सैंपल की वजह से क्या हुआ? नॉर्मल की मदद ली। लेकिन जब नॉर्मल की मदद ली ना तो दूसरा मेथड भी एक्शन में आ गया। दूसरा मेथड भी लग सकता है, वो क्या? 5% सिग्निफिकेंस लेवल लिखा है, नॉर्मल का रिजेक्शन रीजन निकाल लो, जैसे कि हम लोग कंटिन्यूअस में निकालते हैं। निकाल लिया, और ये जो z की वैल्यू आई है ना, देख लिया इसको, क्या वो रिजेक्शन रीजन में लाई करती है? नहीं करती। फर्क क्या आया? अगर बायनोमियल है और सैंपल छोटा है तो फिर मेथड 3 जो हमने वहां सीखा था कंटिन्यूअस में, वो लगेगा। लेकिन अगर सैंपल लार्ज है और नॉर्मल की मदद लेने की जरूरत पड़ रही है तो फिर मेथड 3 तो लगेगा ही लगेगा, साथ साथ मेथड 2 भी इस्तेमाल हो सके। तो अक्सर आप एमएस में देखेंगे तो आपको मेथड नजर आ रहा होगा, दोनों मेथड नजर आ रहे होंगे, या तो बच्चे ने ये किया हुआ हो या बच्चे ने ये किया हो। सबसे अच्छी इसकी इसकी S2 की मार्किंग स्कीम वीआईपी बहुत अच्छी है। मतलब आपको मैंने इतने कॉन्सेप्ट दिए, आप किसी सवाल में फंसते हो ना, आप जाके मार्किंग स्कीम देखो, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाए, चांसेस है बहुत। इसकी मार्किंग स्कीम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बहुत डिटेल्ड है, हर स्टेप करता है और लिखता है। P3 की मार्किंग स्कीम बिल्कुल अच्छी नहीं, उसमें इतने स्टेप्स डिटेल में डिस्कस नहीं होते, बस खाली वो लिखता है, आपने खुद भी देखी होगी मार्किंग कि बस ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी प्रूफ करनी है तो पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल, मतलब पाइथागोरस यूज किया, किस किस को वो पाइथागोरस कह रहा होता है। हाँ, S1 की भी अच्छी है और मैकेनिक्स की भी अच्छी है, सबकी अच्छी है सिवाय P3 के। P1 की भी अच्छी है, सबकी अच्छी नहीं, सर सबकी आपने अच्छी है सेकंड सिवाय मेथड में सिग्निफिकेंस यूज किया है? क्या कह रही हो? फिर पूछो। सेकंड मेथड, अभी जो सर आपने ये जो मेथड बताया है सेकंड वाला, इसमें सिग्निफिकेंस लेवल, हाँ सिग्निफिकेंस लेवल किस तरह से यूज किया? 5% किस तरह से जज अगर किया? 5% सिग्निफिकेंस, अगर मैं कह रहा हूँ, देखो एक तरीका तो ये ना कि अगर 5% सिग्निफिकेंस लेवल दिया हुआ है
तो मैंने ऐसे ही 5% कह दिया। लेट सपोज 10% होता जो अभी ऊपर हमने यूज किया है। बेटा थोड़ा जवाब देने दो। अगर 10% सिग्निफिकेंस लेवल होता जैसे ऊपर दिया हुआ था तो, और सैंपल लार्ज होता, तो मैं तो पहले z वैल्यू, जो z की वैल्यू आती है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालता और उसको 10% से कंपेयर कर लेता, जैसे यहाँ कंपैरिजन किया था। तो एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि अगर 10% सिग्निफिकेंस लेवल है तो 10% की बेसिस पर, 0.9 की बेसिस पर आपका रिजेक्शन रीजन आ जाएगा 1.282, 1.282। तो z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.282 अगर ये वन टेल टेस्ट फॉर इंक्रीज है। तो वन टेल टेस्ट फॉर डिक्रीज होगा तो आपको निकालने आता है z इज लेस देन इक्वल टू -1.282, और टू टेल टेस्ट होगा तो अकॉर्डिंगली फिर आप 0.95 के हिसाब से निकालेंगे। लेकिन बताने का मकसद ये है कि मेथड 2 जो हमने कंटिन्यूअसली सीखा था, जिसमें हम सिग्निफिकेंस लेवल की बेसिस पे रिजेक्शन रीजन इन टर्म्स ऑफ z निकाल लेते थे, वो इस्तेमाल हो सकता है। तो वो इस्तेमाल कैसे होगा कि अब जब यहां से z की वैल्यू निकलेगी तो अब इस z की वैल्यू की प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत नहीं, जो z की वैल्यू आई है उसको इस रिजेक्शन रीजन में मैच कर। तो क्या हो गया, या तो प्रोबेबिलिटी निकाल के 10% से कंपेयर कर ले, या 10% से रिजेक्शन रीजन निकाल ले और फिर जो z की वैल्यू आई है उसको इस रिजेक्शन रीजन में मैच कर ले। तो दो तरीके होगा, ये हमारा रिजेक्शन रीजन होगा। जी आलिया, आपको बात समझ आई है? माइक पे बोल दो, कंफर्मेशन चैट नहीं नजर आ रही है यहाँ पर। सही है, ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो लार्ज सैंपल का क्लियर हो गया। जी जी, अगर यहाँ से वैल्यू 1.282 से बड़ी होगी तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लिख दिया है, मैंने आपको जो नया बताया उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। सही, ग्रेटर देन। हाँ, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो और उसको 10% से कंपेयर कर लो। सही है, लेकिन मैं इसलिए बता देता हूँ एहतियातन ये बातें कि आपको एमएस जब नजर आएगी ना तो आपको ये ना हो यार ये क्या हुआ है, फिर आप बाद में पूछने वाले होंगे। इससे पहले आपको पहले बता दूं ताकि आपके जहन में सारी बातें, सुना हुआ होता है तो याद आ जाता है। सही है, तो बायनोमियल की टेस्टिंग हमने सीख ली, लार्ज सैंपल के ऊपर भी बात कर ली। अब कुछ बात करते हैं जो नॉमिनल और एक्चुअल सिग्निफिकेंस लेवल है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है। और ये एरिया वो है जो आपको एरर्स में इंतहाई काम आने वाला है। एरर्स की दो लाइनें हैं, दो तीन लाइनें जो आपको सिखाई जाएंगी लेक्चर के अंदर, आप देख लीजिएगा। उसके अलावा आपको रिजेक्शन रीजन निकालने सही से आना चाहिए बायनोमियल के अंदर। उसके हवाले से मैं अगले आधे घंटे की डिस्कशन उसके ऊपर है, बहुत गौर से सुने क्योंकि यही मोस्ट कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है आज की जो मैं करने जा रहा हूँ। चले बिस्मिल्लाह करते हैं। फाइंड द रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस रीजन फॉर अ रैंडम वेरिएबल एक्स विद अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं बायनोमियल का रिजेक्शन रीजन निकालना चाहता हूं, अब थोड़ा कंटिन्यूस से रिकॉल करते हैं। कंटिन्यूस में रिजेक्शन रीजन हमने कितने निकालना सीखे? सिग्निफिकेंस लेवल से हमने रिजेक्शन रीजन फॉर जेड निकालना सीखा, और फिर जेड के जरिए क्रिटिकल वैल्यू निकाल के रिजेक्शन रीजन फॉर सैंपल मीन निकालना सीखा। दो किस्म के रिजेक्शन रीजन निकालना सीखे। अब यहाँ लेकिन वहां के रिजेक्शन रीजन में और यहाँ के रिजेक्शन रीजन में मेन डिफरेंस क्या है? वहां का रिजेक्शन रीजन डेसिमल्स में हो सकता था, यहाँ का रिजेक्शन रीजन डेसिमल्स में नहीं हो सकता। अब किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, सवाल के कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ। मैं कह रहा हूं कि वो बताओ ऑब्जर्व वैल्यू 10 आई ना, मैं कह रहा हूं बताओ कि वो ऑब्जर्व वैल्यू क्या है। वो ऑब्जर्व वैल्यू क्या है, वो कौन सी ऑब्जर्व वैल्यूज हैं जो रिजेक्ट होंगी, वो कौन सी ऑब्जर्व वैल्यूज हैं जो रिजेक्ट होंगी, ये निकालना है मुझे। भाई अभी तो 9 10 ऑब्जर्व वैल्यू थी, उसको मैंने देख लिया वो रिजेक्ट हो रही है नहीं, कैसे ऑब्जर्व हो रही है कि मैंने निकाली और उसको सिग्निफिकेंस से कंपेयर किया। लेकिन मैं सिग्निफिकेंस से कंपेयर करने के बगैर अगर ये देखना चाहता हूं कि क्या वो रिजेक्ट हो रही है या एक्सेप्ट, तो मुझे रिजेक्शन रीजन पता होना चाहिए। अगर एग्जाम में बता दे कि रिजेक्शन रीजन इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, एनी ऑब्जर्व वैल्यू व्हिच इज 8 और ग्रेटर देन 8 विल बी रिजेक्ट। तो फिर मुझे थोड़ी निकालने की जरूरत है, कंपेयर करने की जरूरत है। मैं बोलूंगा ऑब्जर्व वैल्यू 10 आएंगे रिजेक्टेड, ऑब्जर्व वैल्यू 7 आएंगे नॉट रिजेक्टेड, मतलब h इज एक्सेप्टेड। तो रिजेक्शन रीजन या तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 8.5 तो नहीं हो सकता। इस वजह से जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो एग्जैक्टली अचीव नहीं हो पाता, क्योंकि 5% के हिसाब से सिग्निफिकेंस लेवल अगर 5% है, उसके हिसाब से अगर मैं z निकालता हूँ, रिजेक्शन रीजन निकाल भी लेता हूँ लेट सपोज, तो वो रिजेक्शन रीजन डेसिमल्स में होगा। तो यहाँ हमें रिजेक्शन रीजन डेसिमल में नहीं चाहिए, होल नंबर में चाहिए। तो यहाँ एक चैलेंज ये होता है कि हम रिजेक्शन रीजन निकालें।
तो वो कैसे निकालेंगे उस सवाल से बात करना चाह रहा था, तो आइए बात करते हैं। For discrete variables, it is not usually possible to find a rejection region which corresponds exactly to the nominal significance level. Exactly matching बहुत मुश्किल, इसीलिए कहते हैं कि the actual significance level is therefore lesser than or equal to the nominal significance level. Note, ये जब आप एरर्स की रिकॉर्डिंग देखेंगे 2 घंटे की, मैंने पहले भी कहा था 2 घंटे की रिकॉर्डिंग में दोनों एस्पेक्ट कवर हो जाएंगे, एरर्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर कंटीन्यूअस, एरर्स इन हाइपोथेसिस फॉर डिस्क्रीट, और फिर अगली क्लास है उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसके अंदर कुछ सवाल जो बच्चों ने पूछे थे कंटीन्यूअस की प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंटीन्यूअस की टेस्टिंग की और डिस्क्रीट की, वो आपको वो भी मिल जाएंगे। तो उस पर इंशाल्लाह आपका एरर्स बहुत सुकून से कवर हो जाएगा अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल समझ में आता है। और ये कॉन्सेप्ट वहाँ यकीनन मैं जब दोबारा कोई चीज पढ़ाता हूँ तो उसको छोड़ता नहीं हूँ दोबारा टेस्ट किए बगैर, तो वहां भी आपको ये चीज यकीनन तौर पे रिपीट होती हुई नजर आएगी, जो मैं यहाँ बहुत एम्फसाइज करके पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह भी। आप नोट क्या कह रहे हैं, इफ द रिजेक्शन रीजन इज गिवन, अगर रिजेक्शन रीजन एग्जामिनर दे दे, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अगर 12 शॉट्स में से 9 या उससे ज्यादा शॉट्स सही हुए तो मैं ये मान लूंगा कि प्लेयर जो है उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई, तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या चीज है, रिजेक्शन रीजन। तो अगर मुझे रिजेक्शन रीजन दे दिया जाए, अगर मुझे रिजेक्शन रीजन दे दिया जाए, तो अगर मैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लूंगा ना, तो मुझे एक्चुअल सिग्निफिकेंस लेवल पता चल जाए। अगर मुझे रिजेक्शन रीजन पता चल जाए और मैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लूं, तो वो जो सिग्निफिकेंस जो लेवल जो प्रोबेबिलिटी आएगा वो सिग्निफिकेंस लेवल होगा, तो वो सिग्निफिकेंस लेवल कहलाता है एक्चुअल सिग्निफिकेंस लेवल, जो कि यकीनी तौर पे नॉमिनल सिग्निफिकेंस लेवल से कम होगा या बराबर हो सकता है या कम हो सकता है। 99.9% केस में वो कम ही होता है, मैंने अब तक ऐसा कोई केस नहीं देखा जिसमें बराबर हो, कम ही होता है वो। फिर भी एक थोड़ा मार्जिन से कुछ पता नहीं ना कब क्या सवाल आ जाए, इसलिए आपको एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता रहा हूं। सही है। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है सर रिजेक्शन रीजन पता चल जाए उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लूंगा, मसला ही नहीं, लेकिन अगर रिजेक्शन रीजन पता ही ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस होने जा रहे हैं, अगर रिजेक्शन रीजन पता ही ना हो तो फिर क्या किया जाए, तो फिर हमें निकालना पड़ेगा। रिजेक्शन रीजन ना पता हो तो निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला नोट, इफ द रिजेक्शन रीजन इज टू बी फाउंड एंड द सैंपल साइज इज स्मॉल, यूज ट्रायल एंड एरर टू फाइंड द रिजेक्शन रीजन। रिजेक्शन रीजन निकालने के लिए क्या करते हैं, ट्रायल एंड एरर, ट्राई करते जाओ और फिर उसके हिसाब से देखो, जहां परसेंटेज नॉमिनल सिग्निफिकेंस से ज्यादा निकल आए वहां रुक जाओ और फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली आंसर दो। अब इस हवाले से मैं पहले 3 पॉइंट्स पढ़ लूं, फिर आपको मैं एग्जांपल करवाता हूं। इन केस ऑफ वन टेल टेस्ट फॉर एन इंक्रीज, start finding the probabilities of the values of x towards the upper end and keep comparing with the nominal significance level. अगर वन टेल टेस्ट फॉर इंक्रीज है तो रिजेक्शन रीजन आपके मुताबिक कहां होगा, अपर एंड पे होगा ना, हाई वैल्यूज ऑफ एक्स विल बी रिजेक्टेड होंगी ना, तो अब हाई वैल्यू से स्टार्ट लें। और अगर वन टेल टेस्ट फॉर डिक्रीज है तो स्टार्ट फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स टुवर्ड्स द लोअर एंड एंड कीप कंपेयरिंग विद द नॉमिनल सिग्निफिकेंस लेवल। अगर वन टेल टेस्ट फॉर डिक्रीज है तो फिर लोअर एंड से स्टार्ट लें, और इसको मैं भी अप्लाई करके बताऊंगा, अभी से पढ़ लें तो समझाता हूं। वन टेल टेस्ट फॉर इंक्रीज है तो ट्रायल एंड एरर की शुरुआत कहां से करेंगे, अपर एंड से। वन टेल टेस्ट फॉर डिक्रीज है तो ट्रायल एंड एरर की शुरुआत कहां से करेंगे, लोअर एंड से। और अगर टू टेल टेस्ट है फॉर अ चेंज तो स्टार्ट फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द वैल्यूज टुवर्ड्स द लोअर एंड और अपर एंड। लोअर एंड से शुरुआत करें या अपर एंड से, किसी एक से भी कर सकते हैं, लेकिन कंपैरिजन किससे करें, हाफ ऑफ द सिग्निफिकेंस, हाफ ऑफ द नॉमिनल सिग्निफिकेंस लेवल, and keep comparing with half of the nominal significance level and accordingly give the rejection reason. अब ये जो तीन, ये आखिरी बुलेट अभी मैंने छोड़ा है, इसको रुक जाए। ये मैंने आपको बताया कि रिजेक्शन दिया हो उसकी प्रोबेबिलिटी आंखें बंद करके निकाल लो। एग्जामिनर कहता है कैलकुलेट द सिग्निफिकेंस लेवल, रिजेक्शन देगा वो कहेगा कैलकुलेट द, तो जो कैलकुलेट हमसे करवाता है ना वो नॉमिनल नहीं होता, वो क्या होता है, एक्चुअल। चाहे उसने एक्चुअल का लफ्ज लिखा हो या ना लिखा हो, जो सिग्निफिकेंस लेवल कैलकुलेट करवाता है ना वो एक्चुअल होता है। तो रिजेक्शन देगा दिया होगा उससे एक्चुअल सिग्निफिकेंस लेवल आ जाएगा।
लेकिन अगर एक्चुअल सिग्निफिकेंस लेवल मांगा हो और रिजेक्शन रीजन भी ना दिया हो तो फिर एक और मुसीबत। पहले रिजेक्शन रीजन निकालो, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो फिर जाके एक्चुअल सिग्निफिकेंस आएगा। अब रिजेक्शन कैसे निकालो? 110 टेस्ट फॉर इंक्रीज है तो अपर एंड से स्टार्टिंग, ट्रायल एंड एरर। डिक्रीज है तो लोअर एंड से स्टार्टिंग। 210 टेस्ट है तो अपर से स्टार्ट ले लो या लोअर से स्टार्ट ले लो, लेकिन हाफ से कंपेयर करो अकॉर्डिंगली उसकी वजह से रिजेक्शन रीजन दो। और रिजेक्शन रीजन सिर्फ एक एंड वाला नहीं होगा, लोअर एंड वाला भी होगा, अपर एंड वाला भी होगा। निकालने के लिए मदद खाली एक एंड की ले रहे हैं, लेकिन उससे रिजेक्शन रीजन दोनों देंगे, अपर एंड वाला भी और लोअर एंड वाला भी। वो कैसे? वो आइए सीखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, नल हाइपोथेसिस कितना है? 1/2। ऑल्टरनेट कितना है भाई? ये क्या हो गया? इसको देखकर क्या कह सकते हैं? 110 टेस्ट फॉर इंक्रीज है। सैंपल साइज कितना है भाई? 10। नॉमिनल सिग्निफिकेंस लेवल कितना दिया है? 5%। कहने लगा फाइंड द रिजेक्शन रीजन फॉर दिस टेस्ट एंड कैलकुलेट द सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ द टेस्ट। अब जो कैलकुलेट करवा रहा है वो कौन सा सिग्निफिकेंस लेवल है? एक्चुअल। याद रखिए, इससे मैंने एक्चुअल मतलब जान करके यहाँ नहीं लिखा, उस सवाल में एक्चुअल नहीं लिखा होता अक्सर, तो नहीं लिखा हो तो आप समझ जाए कि ये एक्चुअल है जो आपसे मांगा जा रहा है। अब आपने देखा यार ये तो 110 टेस्ट तो इंक्रीज है, रिजेक्शन कैसे निकालूं? तो आपने कहा यार अपर एंड से स्टार्ट लेता हूं। अपर एंड से स्टार्ट लेने का मतलब ये है कि सैंपल साइज अगर 10 है तो हो सकता है रिजेक्शन रीजन जो है एक वाहिद वैल्यू 10 ही हो जो रिजेक्ट हो रही हो, बाकी 9 ऑनवर्ड एक्सेप्टेंस हो रही हो। तो मुझे नहीं पता, तो स्टार्टिंग पता है कहां से करूंगा? सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 निकालूंगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 10 जो है वो यकीनन इक्वल टू 10 ही होगा, क्योंकि 10 से ऊपर तो कोई आउटकम है ही नहीं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू निकालता हूं मैं। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूं, आप कैलकुलेटर से निकाल निकाल के मुझे बताते रहे। तो 10 C10 P जो है 1/2 पावर 10 एंड 1/2 पावर 0। ये जो एग्जांपल मैंने बनाया उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ ना सोचें। एक कॉइन है विच इज बायस टुवर्ड्स हेड्स। कोई कहता है कि ये कॉइन फेयर नहीं है, इसका मतलब हेड आने के चांसेस 50% से ज्यादा है। तो मैंने 10 कॉइन्स लिए और 10 कॉइन्स को मैंने टॉस किया और देखा कितने हेड्स आते हैं। तो वो कौन सी वैल्यूज है नंबर ऑफ हेड्स की जो रिजेक्ट होंगी? कितने नंबर ऑफ हेड्स आएंगे कि मैं कहूंगा रिजेक्ट हो गया, नल हाइपोथेसिस ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया? तो वो निकालने की कोशिश करो। तो पहले मुझे बताएं 1/2 पावर 10 ही निकाल लगना है यहाँ से खाली, बस और कुछ नहीं। 1/1024 तो सही है, अच्छा लगा सुन के, लेकिन डेसिमल भी चाहिए। 0.000 सही है, 5 डेसिमल में काम करते हैं। अच्छा, फिर आपने कहा एक काम करते हैं, अब मैं देखता हूँ क्या पता रिजेक्शन रीजन ग्रेटर देन इक्वल टू 9 हो। तो रिजेक्शन रीजन ग्रेटर देन इक्वल टू 9 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे आउटकम जो 9 है वो लेना पड़ेगा और साथ 10 का लेना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। और मैं कंपेयर किससे होता है? अभी तो मैं बहुत दूर हूं ना, जो 10% सिग्निफिकेंट 5% सिग्निफिकेंट लेवल है उससे मैं बहुत दूर हूं। तो अभी तो चलते रहे, जब तक चले जब तक नॉमिनल को क्रॉस ना कर जाए। जब नॉमिनल क्रॉस कर जाए तो फिर पीछे वाले पे देखेंगे वो क्या है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। 9 और 10 को ऐड करना है, सिर्फ 9 वाला निकालेंगे, उसमें 1024 ऐड कर देंगे। तो 10C9 1/2 पावर 9 एंड 1/2 पावर 1, और इसमें ऐड कर देंगे 1/1024। तो पार्ट नंबर 1 का आंसर ऐड करें और बताएं क्या आ रहा है। 0.01074 परसेंटेज के लिहाज से कितने परसेंट बनता है ये? 1.074। तो ये सिग्निफिकेंस लेवल से अभी भी कम है, नॉमिनल से अभी भी कम है। चले, इसका मतलब हो सकता है कि रिजेक्शन रीजन इससे भी बड़ा हो। ग्रेटर देन इक्वल टू 8 की तलाश, उसके लिए 8 वाला आउटकम निकालेंगे। 10C8 1/2 पावर 8 एन 1/2 पावर 2, और उसमें ऐड कर देंगे पिछले दो ऐड कर देंगे। जब वो आंसर आया था पिछला, बल्कि पूरा डेसिमल वाला ऐड कर देते ना, 0.01074 ही ऐड कर देते हैं। अब बताएं क्या आ रहा है? 0.05469। अब सिग्निफिकेंस लेवल क्या हो गया? क्रॉस।
इसका मतलब मैं आपसे पूछूं क्या रिजेक्शन रीजन ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो सकता है? आप बोलेंगे नहीं। इन दोनों को ऐड करके ये आया था ना, तो इसी को लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए ये जो है ना, ये लेस देन 5% है, और ये जो है ना ग्रेटर देन 5% है। इसका मतलब रिजेक्शन रीजन ग्रेटर देन इक्वल टू 8 नहीं हो सकता। 8 वाली वैल्यू रिजेक्शन रीजन में लाए नहीं करती, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 8 का आंसर 5% से ज्यादा है, लिहाजा ग्रेटर देन इक्वल टू 8 रिजेक्शन रीजन नहीं हो सकता। तो रिजेक्शन रीजन क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होगा। एक आगे तक जाना है, ऐसा नहीं आप यहाँ रुक गए, आपने कहा मेरा अंदाजा है कि अब तो आंसर 5% से ज्यादा निकल जाएगा। अंदाजा कुछ नहीं है, एमएस कहती है एक और निकाला हुआ हो, प्रूफ के साथ साबित किया हो। तो इसका मतलब यहां से मेरा कंक्लूजन, रिजेक्शन रीजन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, मतलब x की कौन सी वैल्यूज रिजेक्ट होंगी? 9 और 10। तो जो सिनेरियो था वो वन टेल टेस्ट फॉर इंक्रीज था बायस टुवर्ड्स हेड। अगर 10 दफा कॉइन को टॉस करूं और उसमें 9 दफा या 10 दफा हेड्स आए तो मानूंगा कि कॉइन जो है वो बायस टुवर्ड्स हेड्स है, वरना नहीं मानूंगा। समझ रहे? अच्छा, ये सिग्निफिकेंस लेवल 5% को 1% कर दें तो रिजेक्शन रीजन पे क्या फर्क पड़ेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 10, जबरदस्त। और एक्चुअल सिग्निफिकेंस लेवल हो जाएगा 0.00097656। इसका मतलब सिग्निफिकेंस लेवल कम करने पे और ज्यादा मुझे टफ मामला हो जाता है। अब 10 में से 10 हेड्स आएंगे तो मानूंगा कि कॉइन टुवर्ड्स हेड्स बायस्ड है, वरना नहीं मानूंगा। तो सिग्निफिकेंस लेवल कम होने से क्या इंपैक्ट पड़ता है आपको नजर आ रहा है? तो रिजेक्शन रीजन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है। कहने लगा सिग्निफिकेंस लेवल भी निकालो, तो जो रिजेक्शन रीजन की प्रोबेबिलिटी आती है ना, वही तो एक्चुअल सिग्निफिकेंस लेवल होता है। तो एक्चुअल सिग्निफिकेंस लेवल क्या है? अगर आपको ये निकालना आ गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर निकालना आपको आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर होती है रिजेक्शन रीजन की प्रोबेबिलिटी निकालना। रिजेक्शन रीजन की जो एक्चुअल सिग्निफिकेंस लेवल होता है ना, नॉर्मल में क्या होता है, जो पिछली कैटेगरी पड़ी थी कंटिन्यूअस वाली, जो सिग्निफिकेंस लेवल लिखा होता है ना, वही प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर होती है। एरर्स में जाके आप सीख लेंगे, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, क्यों, कैसे, क्या लॉजिक, सब समझ आएगा। अभी उसमें मेरा टॉपिक नहीं है, इसलिए ज्यादा वजाहत नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं, इशारा दे रहा हूं। सर तो जो नॉमिनल सिग्निफिकेंस लेवल, सिग्निफिकेंस बेसिस पे दिया हुआ होता है, फिर पूछो। जो नॉमिनल सिग्निफिकेंस लेवल होता है वो किस बेसिस पे दिया हुआ होता है? वो भी कैलकुलेट करना पड़ता होगा कभी क्या क्वेश्चन में? नहीं, नो 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 नो, नॉमिनल सिग्निफिकेंस लेवल कैलकुलेट नहीं करना होता। ये सिग्निफिकेंस लेवल अगर नहीं भी दिया हुआ ना, और आपको लिखा हुआ है कि कैलकुलेट करो सिग्निफिकेंस लेवल, तो आपसे एक्चुअली मांग, ऐसा भी सवाल है इसमें नॉमिनल लिखा हुआ ही नहीं, आपको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट एक्चुअली करोगे, नॉमिनल आपकी जिम्मेदारी होगी कैलकुलेट करना, आप एक्चुअल निकालोगे। सही है, तो नॉमिनल उससे बस दिया हुआ होता है। इसीलिए ऊपर पर लिखा था ना, नॉमिनल वो है जो हम डिजायरेबल है, जो हम चाहते हैं कि इतना अचीव मैक्सिमम इतना हो, बस जो हमारी ख्वाहिश है, लेकिन डिस्क्रीट के नेचर की वजह से एग्जैक्टली अचीव नहीं हो सकता। सही है, आलिया, सही सवाल का जवाब मिल गया? सही है। तो जो रिजेक्शन रीजन की प्रोबेबिलिटी होती है, मैं क्या बता रहा था, अगर कंटिन्यूअस नॉर्मल का सवाल है और कंटिन्यूअस की कैटेगरी है, तो 5% सिग्निफिकेंस लेवल है ना, तो टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी 0.05, 10% है तो 0.1। क्यों, कैसे, क्या लॉजिक, सब बाद में पता चल जाएगा, अभी सिर्फ बता रहा हूँ। टाइप 1 एरर समझना, आप निकालना सीखो। और यहाँ भी जो है, जो एक्चुअल सिग्निफिकेंस लेवल की परसेंट नॉमिनल नहीं, वहां तो जो सिग्निफिकेंस लिखा होता है वही टाइप 1 एरर होता है ना, 1 मार्क का सवाल आता है। क्योंकि जो सिग्निफिकेंस टेस्टिंग होती है, क्या बच्चा जानता है ये बात कि जो सिग्निफिकेंस लेवल है वही टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी है, वो लिखनी होती है। यहाँ क्या होता है, यहाँ अगर हमें टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, तो फिर हमें रिजेक्शन रीजन जो है वो पता होना चाहिए। नहीं पता तो ट्रायल एंड एरर से निकालेंगे, जो अब तक मैंने आपको बताया। तो रिजेक्शन रीजन आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 9। और ये एक चीज हो गई जो इसने पूछी थी, अक्सर वो रिजेक्शन रीजन की वैल्यू लिखता है कि x इक्वल टू 9 और 10 रिजेक्ट होंगी, तो मैंने दोनों चीजें लिख दी हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, सिग्निफिकेंस लेवल क्या हो गया भाई, तो एक्चुअल सिग्निफिकेंस लेवल इज इक्वल टू 1.07%। 3SF में अगर आप दे रहे हो 1.074 बनता है, 3SF में 1.07%।
तो ये आपका एक्चुअल सिग्निफिकेंस लेवल हो गया। तो रिजेक्शन रीजन आएगा तो ही सिग्निफिकेंस लेवल एक्चुअल वाला भी आएगा। और जो एक्चुअल सिग्निफिकेंस लेवल आया, आपसे मैं टाइप एन एरर की प्रोबेबिलिटी पूछूं क्या है, तो वो टाइप एन एरर की प्रोबेबिलिटी होगी 0.0107। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप एन एरर इज 0.0107। सही है। अच्छा, एग्जांपल नंबर 2, वन टेल टेस्ट फॉर अ डिक्रीज। मैंने हर डायमेंशन में मैंने कहा इस बात को मैं कवर कर लूं। तो यहां पर आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी निकालोगे, लोअर एंड से स्टार्ट लोगे। कहां से स्टार्ट लोगे, लोअर एंड से स्टार्ट लोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0 से, उसे समझाने के लिए मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 10 लिखा था, आप इक्वल टू 10 डायरेक्ट लिख सकते हो। तो इक्वल टू 0 से मैंने स्टार्ट लिया, तो इक्वल टू 0 में प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/2 पावर 10 आएगी, जो कि 1/1024 ही बनेगा। अच्छा, और ये कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला का कमाल कुछ इस तरह से कि जिस तरह से 10, जो वैल्यू 10C10 की है वो 10C0 की है, जो 10C9 की है वो 10C1 की है, जो 10C8 की है वो 10C2 की है। तो ये दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x निकालना चाहता हूं तो क्या आंसर आएगा, 0.01074। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1। सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 निकालना चाहता हूं, आएगा क्योंकि ये ग्रेटर देन 5% है और ये लेस देन 5% है, लिहाजा रिजेक्शन रीजन का कंक्लूजन क्या ड्राइव हुआ, वेरी गुड, x इज लेस देन इक्वल टू 1, द वैल्यूज आर x इक्वल टू 0 रिजेक्टेड। और एक्चुअल सिग्निफिकेंस लेवल क्या हो गया, 1.07%। क्या कह रहे हो, जी जी बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह, उसकी टेंशन नहीं डालें। बहुत मेहनत करके सारी चीजें फाइनल की हैं, एक एक चीज सोच के मैंने प्लान करके एग्जाम्पल लिखा है ताकि हर कॉन्सेप्ट चमक जाए। एग्जाम्पल नंबर 3, टू टेल टेस्ट फॉर अ चेंज। वही मामला आते हैं सारे के सारे, लेकिन अब चेंज का है मामला। तो P नॉट इक्वल टू 1/2 हो गया, सही है ना। अब आप क्या करोगे, टू टेल टेस्ट में क्या बताया, ट्रायल एंड एरर एक्सटेंशन निकालोगे, लेकिन ट्रायल एंड एरर से निकालने के लिए या लोअर एंड देखोगे या अपर एंड देखोगे, कोई एक, दोनों एंड तो नहीं देख सकते। एग्जैक्टली दोनों तरफ मामला सेम ही होगा। वजह क्या है, जो 10C0 का मामला है वो 10C10 का है। तो लेकिन एक तरफ निकाल के हाफ द सिग्निफिकेंस लेवल से कंपेयर करेंगे तो एक तरफ का रिजेक्शन रीजन आ जाएगा। तो अगर लोअर एंड पे रिजेक्शन रीजन में 3 वैल्यूज हैं तो अपर एंड में रिजेक्शन रीजन में 3 वैल्यूज होंगी, तो 3 और 3 6। और फिर एक्चुअल सिग्निफिकेंस लेवल जो है ना, जो यहां से आया होगा और यहां से आया होगा दोनों डबल हो जाएगा, डबल कर देंगे, सेम होगा। तो यहाँ सेम होगा, लेकिन अगर एक्चुअल निकालना चाहता हूँ एक्चुअल सिग्निफिकेंट लेवल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी मिला के ऐड कर दूंगा, क्लब करके उसके बाद फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा वो देखते हैं ना, पहले निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू लोअर एंड वाली निकाल रहा हूँ, तो x इक्वल टू 0 की वही प्रोबेबिलिटी आएगी जो पहले आई थी। हाँ मैंडेटरी है, हो सकता है ना कभी कि रिजेक्शन हो ही खाली एक वाहिद वैल्यू हो जो रिजेक्ट हो, 0 ही हो। अगर मैं स्टार्टिंग 1 से करूंगा लेस देन इक्वल टू 1 से, तो मामला सीधा ही ऊपर निकल जाएगा, मैं बोलूंगा इसमें तो रिजेक्शन ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहली वैल्यू से स्टार्ट किया करें, हालांकि बहुत कम होता है ऐसा, एक 2-3 वैल्यूज होती हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार होता है ऐसा कि नहीं हो सकता। तो आप 0 से स्टार्ट लो, 0 से स्टार्ट लोगे आपका आंसर आ जाएगा 1/1024। 1 स्टार्ट करोगे, लेकिन अब हाफ से कंपेरिजन शुरू हो गया। सिग्निफिकेंस लेवल था कितना, 5%, आपको किससे कंपेयर करना है, 2.5%। तो x इज लेस देन इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 लिख दिया मैंने। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, कितना आया है लेस देन इक्वल टू 1, 0.01074। और अब मैं कंपेयर लिख रहा हूं, दिस इज लेस देन 2.5%, हाफ से कंपेयर कर रहा हूं। और लेस देन इक्वल टू 2 जब मैंने देखा तो आंसर आ गया 0.05469।
ये ग्रेटर देन 2.5%। कंपैरिजन अभी भी 2.5% से हो रहा है, सही है ना? वो तो 5 से भी ऊपर था, तो 2.5 से कैसे ऊपर नहीं होगा? तो अब यहां से मैंने रिजेक्शन तय पाया। टू टेल टेस्ट से रिजेक्शन दो एंड्स पे होंगे। क्या होंगे रिजेक्शन? x is less than equals to 1 and x is greater than equals to 9। लोअर एंड से दो वैल्यू 0 1 है, तो अपर एंड से भी दो होंगी 9 और 10। तो इसका मतलब टोटल वैल्यूज ऑफ x जो होंगी ना, वो एक साथ रिजेक्शन अक्सर इसी तरह लिखा होता है। कौन सी वैल्यू x की रिजेक्ट होंगी? 0 1 9 एंड 10। ये आपकी रिजेक्शन रीजन की वैल्यूज हो गई x की। ये देखना है। तो 0 1 9 10 हो गया। और अच्छा, अब ये तो हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा था एक्चुअल सिग्निफिकेंस लेवल जो कैलकुलेट करना था, वो कितना होगा? ये तो एक एंड का है ना, 2 से मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब 0.01074 मल्टीप्लाई बाय 2। बताएं क्या आंसर है? 2.48 है। एक मिनट, आप परसेंटेज में दे देना। क्या आ जाएगा? 0 पहले 0.02148। मैं सिग्निफिकेंस लेवल जब दूंगा तो दैट वुड बी 2.15%। 3 जब मैं दूंगा, ये सिग्निफिकेंस लेवल होगा 2.15%। सही है? तो ये मेरा आंसर आ गया। हाँ, टू टेल में इसकी रिजेक्शन निकालने के लिए तो एनपी निकालना ना। टेस्टिंग के लिए जो ऑब्जर्व वैल्यू आई है, वो ऑब्जर्व वैल्यू या उससे लेसर देन निकालूंगा या अपर देन निकालूंगा, ग्रेटर देन। वो डिपेंड करेगा कि वो मीन के लेफ्ट पर है या मीन के राइट पर। टू टेल टेस्ट की टेस्टिंग के लिए बताया था। हाँ आएगा आएगा आएगा। अभी असल में और चीजें भी बता दी ना, टाइम कम है, काम ज्यादा है। मुझे बताएंगे रिजेक्शन निकालना आपको आ गया? तो इसका मतलब ये जो मैंने नोट्स लिखे थे, इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, ये नोट्स अप्लाई हो गए। अब छठे नोट पे आ जाए। और जो छठा नोट है ना, बड़ा अनमोल है। अनमोल इसलिए कि उसकी सवालात आपको बहुत कम मिलेंगे, और उसका एक सवाल आपके टॉपिकल में आपको मिल रहा है जून 2012 में सिर्फ एक। और आपको मिलेगा ही बहुत रेयरली, कहीं नजर ही नहीं आता, ये बहुत अनमोल एरिया है। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और इसके बाद मैं यही सवाल करवाने जा रहा हूं। इफ द रिजेक्शन रीजन इज टू बी फाउंड एंड द सैंपल साइज इज लार्ज। अब सुने, रिजेक्शन रीजन निकालना था बाइनोमियल का, ट्रायल एंड एरर से निकाला। अब सैंपल लार्ज है, 100 है वैल्यूज। रिजेक्शन रीजन कैसे निकालूंगा यार? ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ग्रेटर देन 65 कैसे निकालूं? नहीं निकाल सकता, बहुत मुश्किल, नहीं निकाल सकता, पॉसिबिलिटी नहीं। इतनी वैल्यूज कैसे सोचो? तो उसका तरीका क्या है? नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन। लेकिन नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन किसका इस्तेमाल करनी है, ये चैलेंज है, ये सीखना है। अब मैं आपको सिखाता हूं मेथड। If the rejection region is to be found and the sample size is large, use a normal approximation to the binomial distribution to find the rejection region. A continuity correction must be used. तो जून 2012 का सवाल है जो हमारा टॉपिकल का क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका पार्ट नंबर 2। तो आइए उस सवाल को विजिट करते हैं। उसका पार्ट नंबर 1 भी देखते हैं, पार्ट नंबर 2 भी देखते हैं। Then this is to test whether a certain coin is biased so that it is more likely to show heads than tails. वही सवाल है जो मैं भी बता रहा था आपको, सिनेरियो उसी तरह का, वही सिनेरियो। He throws it 12 times. If it shows heads more than 9 times, he will conclude that the coin is biased. क्या दिया हुआ है? रिजेक्शन रीजन दिया हुआ है। बोला 9 से ज्यादा तक हेड होगा तो मैं कंक्लूड कर लूंगा, कंक्लूजन ड्राइव कर लूंगा। इसका मतलब ये जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? रिजेक्शन रीजन दिया हुआ है। तो इसका मतलब आपका जो यहाँ पर रिजेक्शन रीजन डिफाइंड है क्वेश्चन नंबर 6 में, दैट इज x is greater than 9, या यूं कह ले x is greater than equals to 10। सही है ना? तो आपको
क्योंकि डिस्क्रीट 9 के बाद तो 10 ही आता है। कंक्लूड दैट द कॉइन इज बायस्ड, कैलकुलेट द सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ द टेस्ट। सिग्निफिकेंस लेवल कैलकुलेट करना है, क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, x इज ग्रेटर देन, इसमें तो रिजल्ट दिया हुआ है, हाइपोथेसिस नहीं, सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ द टेस्ट निकालना है। वो तो मैंने तो आपको रिजेक्शन निकालना सिखाया, उसके बाद सिग्निफिकेंस लेवल निकालना सिखाया, तो रिजेक्शन दिया हुआ है, 3 नंबर का सवाल है, कुछ भी नहीं करना से बस। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 निकालने, इन आउटकम देंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी सेट करके आंसर निकालेंगे, सही है, हो जाएगा। ये भी मकसद नहीं है, कर लेंगे आप 10 11 12 की आउटकम निकाल के आंसर आ जाएगा, ऐड कर लेंगे। यहाँ से देखे 3 ऐसा वाला आंसर भी दिया है, 2 ऐसे भी एक्सेप्ट किया है, और कुर्बान हुआ हुआ है, मतलब मेहरबान हुआ हुआ है, कुर्बान हुआ हुआ है, कह दो मेहरबान हुआ हुआ है, और 2% भी अलाउ कर रहा है। शायद इसके भांजे से या भतीजे से गलती हुई हो, इसने कहा यार चलो यार, सबको सबका भला कर, भला तो हो भला। पार्ट 2 जो करवाना है, then throws another coin 100 times in order to test at the 5% significance level whether it is biased towards heads. Find the rejection region for this test. अब मैं आपको बताऊं, अगर कभी यहाँ लिखा हो ना find the actual significance level, तो भी आपको पता होना चाहिए कि significance level निकालने का प्री रिक्विजिट क्या है, रिजेक्शन रीजन का निकालना। रिजेक्शन रीजन तो मस्ट है, उसके बदले बगैर एक्चुअल सिग्निफिकेंस लेवल निकल ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ रिक्वायरमेंट है ही 5 नंबर के लिए, क्या, सिग्निफिकेंस रिजेक्शन रीजन निकालो। अब ये ट्रायल एंड एरर से तो नहीं निकल सकता। अगर आप आंसर भी देखो तो यहाँ 100 है और यहाँ 59 है, हमारे तो अच्छे भी नहीं पहचान सकते कि ग्रेटर देन इक्वल टू 59, हम तो 100 से शुरू करेंगे, क्या पता ग्रेटर देन इक्वल टू 89 हो, हम तो फंस गए, हम नहीं ट्राई कर सकते, कैसे निकालेंगे भी, कैसे इतने आउटकम, 5 नंबर जाएंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे छोटे में। तब तरीका सुनना है, ये तरीका सिखाना है आपको, गौर से सुनना, टाइम कम है, और पॉइजन का भी बताना है। पॉइजन के सारे कॉन्सेप्ट सेम है बाइनोमियल वाले, बस उसमें डिफाइन लैम्डा की टर्म में, उसका एग्जांपल एक करवाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा, वो 5 मिनट का इंशाल्लाह, 5 से 10 मिनट, ये बस आप 10 मिनट मुझे बताएं, 1 टिल टेस्ट फॉर इंक्रीज है या डिक्रीज है? 1 टिल टेस्ट फॉर इंक्रीज है। इफ हेड्स बायस्ड जरूर करें, 1/2, ऑल्टरनेट क्या है, ग्रेटर देन 1/2। और कुछ पता हो या ना पता हो, ये कि जो आपका रिजेक्शन रीजन है वो अपर एंड की तरफ होगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग होगा, ये तो पता है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं, क्या अज्यूम कर लेता हूं, कि मेरा रिजेक्शन रीजन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, कैपिटल X इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल x, कोई एक x, स्मॉल x का मतलब कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है, जो वो वाली वैल्यू उससे बड़ी वैल्यू मेरा रिजेक्शन रीजन बने, और मुझे नहीं पता। अब जब नहीं पता और NP और NQ ग्रेटर देन 5 है, तो मैं किसकी मदद दूंगा, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन। नॉर्मल की तरफ जाऊंगा तो Z में कन्वर्जन मानूंगा। अच्छा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x का आंसर क्या होना चाहिए पता है, लेस देन इक्वल टू 5% होना चाहिए, मानते? जो रिजेक्शन रीजन है 5% है ना, इस सवाल में 10% है, 5 क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 5% होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 5%। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x शुड बी लेस देन इक्वल टू 5%। अब मैं देखिए क्या करता हूं, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू z ग्रेटर देन बन जाएगा, कंटिन्यूटी करेक्शन क्या लगेगा, ये जो x स्मॉल वैल्यू x है इसमें 0.5 ऐड करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, सब्ट्रैक्ट, ग्रेटर देन में ऐड होता है, ग्रेटर देन को सब्ट्रैक्ट, x में कंटिन्यूटी करेक्शन लगेगा, x माइनस 0.5, x माइनस 0.5 माइनस np, np क्या है, अगर मैं नॉर्मल के पेरीमीटर निकाल लूं एनपी और एनपीक्यू, एनपी और एनपीक्यू तो बताएं क्या वैल्यूज आ रही है एनपी की, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 50 और 25, तो माइनस 50 अपॉन अंडर रूट ऑफ 25, और इसका आंसर क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0.05 या 5%, परसेंट में ही रहने देता हूं,
लेस देन इक्वल टू 5% होना चाहिए। यहां तक मामला समझ आ रहा है? आ रहा है समझ? क्योंकि नॉमिनल सिग्निफिकेंस लेवल 5% है और रिजेक्शन रीजन एक्चुअल सिग्निफिकेंस लेवल देता है, तो एक्चुअल सिग्निफिकेंस लेवल नॉमिनल के बराबर होता है या उससे कम होता है, जो मैंने पहले बयान किया। लेवल या लिख देता हूं, एक्चुअल सिग्निफिकेंस लेवल इज लेस देन इक्वल टू नॉमिनल सिग्निफिकेंस लेवल, उस हिसाब से लेस देन इक्वल टू 5% होगा। तो z इज ग्रेटर देन x माइनस 50.5 अपॉन 5 इज लेस देन इक्वल टू 5%। अब जरा मैं ग्राफ बना के बताता हूं, क्योंकि नॉर्मल में तो दाखिल हो ही गए ना। तो 5% के हिसाब से z की वैल्यू क्या आती है? 5% के हिसाब से z की वैल्यू क्या आती है? 1.645 1.645। अच्छा, अब मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं, सुने जरा। ये 5% है, मुझे बताएं ये जो आंसर है z का, ये ग्रेटर देन 1.645 होगा, लेसर देन होगा? अगर मैं चाहता हूं मेरा सिग्निफिकेंस लेवल जो हो वो 5% या उससे कम हो, तो ये जो z की वैल्यू है ये 1.645 से बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए? अगर इससे बड़ी होगी तो सिग्निफिकेंस लेवल 5% से कम होगा ना, तो क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। तो मैं अगला काम क्या कर रहा हूं, x माइनस 50.5 अपॉन 5 शुड बी ग्रेटर देन 1.645, शुड बी ग्रेटर देन 1.645। यहां से x निकालने क्या आ रहा है? x इज ग्रेटर देन 5 into 1.645 plus 50.5, 58.725। तो मैं आपसे कहता हूं रिजेक्शन रीजन ये क्या कह रहा है? ये तो डेसिमल में दे रहा है, डिस्क्रीट का डेसिमल में हो सकता है? तो आप बताएं क्या होगा? रिजेक्शन रीजन इज x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 59, 58.725 के बाद 59 और से बड़ी, ग्रेटर देन इक्वल टू 59। सवाल सिर्फ 5 नंबर का था और आपसे पूछा जा रहा था रिजेक्शन रीजन। इस सवाल को 7 नंबर का कर दे और बोले फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। तो जो रिजेक्शन रीजन की, फाइंड द एक्चुअल सिग्निफिकेंस लेवल, मैं बता ना जो एक्चुअल सिग्निफिकेंस लेवल होता है वही टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी होती है, सही है ना? टाइप 1 एरर तो आपको ऐसे ही सिखा दिया मैंने। तो जो रिजेक्शन रीजन की प्रोबेबिलिटी होगी वही मेरा एक्चुअल सिग्निफिकेंस लेवल भी होगा। तो बोल दे कैलकुलेट द एक्चुअल सिग्निफिकेंस लेवल। यहां से सवाल में कहा था रिजेक्शन रीजन निकालो, डायरेक्ट कह देता फाइंड कैलकुलेट द एक्चुअल सिग्निफिकेंस लेवल। तो रिजेक्शन रीजन भी निकालना और सिग्निफिकेंस लेवल भी निकालना। अब क्या करूं? अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। तो ये अब जो मैं काम कर रहा हूं इस सवाल में नहीं करना, वो काम इसमें नहीं करना। अगर एक्चुअल सिग्निफिकेंस लेवल पूछा जाता, अगर एक्चुअल सिग्निफिकेंस लेवल पूछा जाता तो क्या करते? तो फिर अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन रीजन निकाल लेता, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेस ग्रेटर देन इक्वल टू 59 निकाल लेता, और ग्रेटर देन इक्वल टू 59 निकालने के लिए फिर मुझे किसकी मदद लेनी पड़ती? नॉर्मल की, क्योंकि खुद से नहीं निकल सकता ऐसे। तो अब जब मैं मदद लेता हूं तो ये हो जाएगा z इज ग्रेटर देन 58.5 माइनस 50 अपॉन अंडर रूट ऑफ 25। z की वैल्यू बताओ 1.7, और यहां से आंसर आया था 1 माइनस 5 1.7। ये काम तो आसान है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। रिजेक्शन रीजन की प्रोबेबिलिटी निकालने से एक्चुअल सिग्निफिकेंस लेवल भी आता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर भी आती है। और आपका जो आंसर आएगा, जो भी आपका आंसर आएगा 1.7 रीड करके बताएं क्या आएगा। तो 1 से माइनस कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर देनी होती तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर हो जाता है।
कॉन्सेप्ट समझ आया ना, ये समझ आ गया कि निकलता कैसे सही है, वो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा लेक्चर के थ्रू। और 4.46% आपका एक्चुअल सिग्निफिकेंस लेवल हो जाएगा। तो ये एक सवाल आया था जिसकी बेसिस पे ये मुकम्मल चीज है, मतलब इसके बाद क्या, इसके आगे कुछ नहीं जा सकता। सही है, तो ये इंशाल्लाह आपको इसकी भी पिक्चर भेज दूंगा, उसकी टेंशन ना लें। तो ये जो रिजेक्शन वाली बात थी ये मैंने आपको समझा दी। नोट्स खत्म हो गए नहीं, अब पॉइजन का सिलसिला रह गया, जो कि 10 मिनट में इंशाल्लाह अगले 10 मिनट में आपको करवा देता हूँ। टेस्टिंग अ पॉपुलेशन मीन फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। नोट पहले पढ़े, पहली लाइन, इत्मीनान मिलेगा। द कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड्स ऑफ हाइपोथेसिस लर्न्ड फॉर टेस्टिंग अ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन can also be applied when the Poisson distribution is a suitable model for the population from which the sample is known. तमाम कॉन्सेप्ट जो मैंने इतनी लंबी तवील क्लास में कवर किए ना, तमाम के तमाम उसी तरह अप्लाई होंगे। कि वन टेल टेस्ट फॉर इंक्रीज और ऑब्जर्व वैल्यू आ गई तो अपर एंड ऑब्जर्व वैल्यू या उससे ज्यादा, लोअर एंड वन टेल टेस्ट फॉर डिक्रीज है तो जो ऑब्जर्व वैल्यू आई वो या उससे छोटी वैल्यू। टू टेल टेस्ट है तो इसमें तो एनपी से मीन निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें तो लैम्डा होता है, तो लैम्डा दिया होगा, तो लैम्डा से ऑब्जर्व वैल्यू तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लोअर एंड पे आई तो लेस देन इक्वल्स टू। अच्छा, पॉपुलेशन जब लार्ज हो, सैंपल जब लार्ज हो सॉरी, तो किसकी मदद लेते हैं, नॉर्मल की। तो पॉइजन में भी कौन किसकी मदद लेंगे, नॉर्मल की। यहाँ क्या कंडीशन है, लैम्डा कितना बड़ा होना चाहिए कि नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल हो, कितना बड़ा होना चाहिए, लैम्डा को 15 से ग्रेटर होना चाहिए। इफ यू रिमेंबर वंस अपॉन अ टाइम आई टोल्ड लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन 15। तो सारी बातें वही है, एक फर्क है, सिर्फ एक फर्क है, वहां जब डिफाइन करते हैं ना नल और ऑल्टरनेट तो वो अपनी बेसिस पर करते हैं, और यहाँ डिफाइन लैम्डा की बेसिस पर करते हैं। क्या फर्क है, लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट, लैम्डा लेस देन लैम्डा नॉट, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन मीन को हम क्या कहते हैं, लैम्डा, लैम्डा ग्रेटर देन लैम्डा इक्वल्स टू। बाकी सब वही है, सारे कॉन्सेप्ट वही है, सवाल भी करके बताता हूँ ताकि आप पता चल जाए। अच्छा, व्हेन द सैंपल इज लार्ज, लैम्डा ग्रेटर देन 15 है तो अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल करेंगे, कैंडिडेट करेक्शन यहाँ भी लगेगा। बाकी सब मामला वही है, एक सवाल देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए पॉइजन में करते कैसे। फ्लाइज स्टिक टू वेट पेंट एट रैंडम, वली फोकस रख लें, फ्लाइज स्टिक टू वेट पेंट, flies stick to wet paint at random points. The average number of flies is 2 per square meter. Average number दिया हुआ है, पॉइजन है ना। A wall with area of 22 meters square is painted with a new type of paint which the manufacturer claims is fly repellent. फ्लाइज को रिपेल करेगा, मतलब फ्लाइज नहीं चिपकेंगी, दावा है उसका। मैं ऐसा पेंट करूंगा तो फ्लाइज भी आगे चिपकेंगी, रिपेल कर जाएंगी। It is found that 27 flies stick to this wall. What is this? Observed value. This is the observed value. अच्छा, अब जब वो फ्लाई रेपेलेंट उसका दावा है तो उसका दावा क्या है कि पॉपुलेशन मीन से नल ऑल्टरनेटिव डिक्रीज, वन टेस्ट फॉर डिक्रीज है, इंक्रीज है। पास्ट में एवरेज नंबर ऑफ फ्लाइज कितनी थी, 2। तो अगर मैं नल बयान करूं यहाँ पर नल, अच्छा इसने आगे लिखा हुआ भी है, टेक द नल हाइपोथेसिस टू बी म्यू इक्वल टू 44। ऑल्दो हम क्या यूज करते हैं पॉइजन में, लैम्डा, लेकिन यहाँ उसने खुद कहा है कि लैम्डा को म्यू कहो, बात तो वही है ना, म्यू भी पॉपुलेशन मीन ही है ना। तो उसने कहा है कि उसको नल को यू ही म्यू ही लो, तो लैम्डा मत इन्वॉल्व करो यार, या म्यू इन्वॉल्व करो। कुछ ना लिखा हो तो लैम्डा इन्वॉल्व कर लो, अक्सर लैम्डा के साथ वो म्यू की भी एक्सेप्टेंस दे देता है मेरे हिसाब से। लेकिन आप लैम्डा के टर्म में देना, जब कुछ ना लिखा हो, यहाँ लिखा हुआ है तो आप बोलोगे म्यू इक्वल्स टू 44। नल तो उसने बयान किया हुआ है, ऑल्टरनेट बयान करने का 1 मार्क मिलेगा एमएस के मुताबिक। क्या होगा वो, वेरी गुड, लेस देन 44। कैसे कह सकते हो लेस देन 44, रेपेलेंट मतलब कम चिपकेंगे, मतलब जितने ऑन एवरेज फ्लाइज जो है वो स्टिक होते हैं उतने स्टिक नहीं होंगे, उससे कम स्टिक होंगे। और ये 44 कैसे निकाला, 2 पर स्क्वायर मीटर है ना, 22 से मल्टीप्लाई किया, ये ना देता तो मैं खुद निकालता, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 से। अच्छा, क्योंकि ये ग्रेटर देन 15 आया तो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन लगेगी। इसका मतलब कॉन्सेप्ट सारे वही, ऑब्जर्व वैल्यू या उससे कम। क्यों उससे कम, क्योंकि वन टेल टेस्ट पर डिक्रीज है। अच्छा, 2 टेल टेस्ट होता तो फिर 2 टेल टेस्ट अगर होता, अगर ये क्या होता 2 टेल टेस्ट होता तो ऑब्जर्व वैल्यू 27 44 के लोअर एंड पे अपर एंड पर है, लोअर एंड पर है तो लेस देन इक्वल टू, अपर एंड पे होता तो ग्रेटर देन इक्वल टू।
लेकिन कंपैरिजन किससे होता? हाफ ऑफ द सिग्निफिकेंस लेवल्स। ये बात तो भेजे में घुस गई होगी, अब इतनी दफा तो रिपीट की है मैंने। तो म्यू इज लेस देन 44। अब यहाँ क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 27। सैंपल लार्ज होने की वजह से बाइनोमियल नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन में सब्ट्रैक्ट होता है लेस देन इक्वल्स टू में ऐड 27.5 माइनस लैम्डा अपॉन रूट ऑफ लैम्डा 44। दोनों 44 होते हैं ना, तो माइनस 44 अपॉन रूट ऑफ 44। बताएं क्या वैल्यू आ रही है z की? हाँ जी जी बिल्कुल लिंक, इस टॉपिक में आके सब लिंक होगा ना, पॉइजन बाइनोमियल सब लिंक होगा। नॉर्मल तो भाई फेवरेट नहीं बताया था, इसको का फेवरेट जोन है। बिल्कुल लिंक है, हाँ ऐसा है, बिल्कुल 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 ऐसा ही है। इस लेवल तक आने से पहले सब पुराना आना चाहिए। हाँ हाँ वो अलग है, वो सबसे अलग है। तीसरा टॉपिक अलग ही, नजर भी अलग आता है सवाल में, गेट लिमिट वो इंटीग्रेशन है ना, वो अलग चीज। आसान है, बहुत आसान है, और हमेशा सवाल बनता ही है, राशि बात है। 8-10 नंबर फ्री है। z इज लेस देन, बाकी भी इंशाल्लाह आपको मुश्किल नहीं होगी, प्रैक्टिस थोड़ा करेंगे ना तो हो जाएगा। लिंक्ड है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसी बात है। तो z की वैल्यू निकल जाएगी। z की वैल्यू क्या निकलेगी? कोई निकाल क्यों नहीं रहा है? -2.487। z इज लेस देन है, बैठे हुए थे लेस देन है, छोटा रीजन है बड़ा रीजन है। 1 - 5 2.487। यहां से आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी और इसको आप कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करेंगे 2.487 पढ़ेंगे, पढ़ ले थोड़ी सी मेहनत कर ले, खाली बैठना ही तो है आप लोगों को। 1 से माइनस कर देंगे, क्या आंसर आ रहा है? 0.0065। तो अगर ये परसेंटेज के लिहाज से देखा जाए तो कितना परसेंट है? 0.65% है। क्या ये 1% से लेसर है? दिस इज लेस देन 1%। क्या रिजेक्ट होगा एक्सेप्ट होगा? तो नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। इसका मतलब जब ये रिजेक्ट हो गया तो ये एक्सेप्ट हो गया, तो कंक्लूजन क्या होगा? sufficient evidence to conclude that the manufacturer's claim is correct या manufacturer's claim is justified। सही है, समझ आ गया? ये अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एक्सप्लेनेशन डिस्क्रीट की खत्म हो गई। अब इसकी बेसिस पर आपके सवाल कदमों में होंगे इंशाल्लाह। सही है, तो मैं लिख देता हूं फिर भी, ताकि आपको पिक्चर्स भेजूं तो ये भी मिल जाए। sufficient evidence to accept the manufacturer's claim। इसका मतलब पेंट इज फ्लाई रेपेलेंट। स्पेलिंग गलत हो गई। अच्छा आप सुने, अब आप टारगेट सुन ले बेटा। अगला टारगेट क्या है आपका? सही है अल्हम्दुलिल्लाह, आज का टारगेट तो हमारा मुकम्मल हो गया।